हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन जनरल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक विटामिन्स डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होती हैं जहाँ पर जनरल साइंस पूछी जाती है, तो जनरल साइंस के सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर इंक्लूड होता है, ज़रूर शामिल होता है। तो आज अपन ने इस छोटे से टॉपिक को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक से और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, विटामिन्स टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, उस भोजन में मुख्य चीज़ें, मुख्य घटक होते कौन कौन से हैं। तो सुनिएगा भाई, उसमें जो मेन घटक होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, जिसे लिपिड भी कहते हैं। इसके अलावा खनिज लवण, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स एंड जल। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। अब ये हमारे शरीर में पहुंचेंगे, हमारा शरीर इनका अवशोषण करेगा, तब जाके ये काम करेंगे। बिना अवशोषण के जब तक हमारा रक्त इनका अवशोषण नहीं करेगा, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, इन तीनों का हमारा शरीर डायरेक्ट अवशोषण नहीं करता है, सीधे अवशोषण नहीं करता है। तो इनका पहले क्या होता है, पाचन होता है। इनका पहले पाचन होता है और पाचन के बाद इनका फिर क्या होगा, अवशोषण होगा, तब जाके ये काम करेंगे शरीर में। ठीक है। जबकि जो खनिज लवण, विटामिन्स और जल है, इनका हमारा शरीर सीधे क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। सीधे अवशोषण कर लेगा, पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अभी काम क्या करेंगे अवशोषित होने के बाद, तो इनसे तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, इनसे तो हमें क्या मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है। जबकि ये जो खनिज लवण है, विटामिन्स है और जल है, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है उनसे बचाती है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में अभिक्रियाएं, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं ना, वो सब उपापचयी क्रियाएं हैं। तो उनके लिए, उन अभिक्रियाओं के लिए ये जरूरी है, कौन कौन, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। तो इनका पहले पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, इनका सीधे अवशोषण हो जाता है, इनसे में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि ये क्या करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, यानी ये रोगों से बचाते हैं। और जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें सहायक होते हैं। उपापचयी क्रियाओं में हेल्पफुल होते हैं, यानी सहायक होते हैं। ठीक, आई थिंक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। इन्हीं मुख्य घटक में से आज अपन डिस्कस करने वाले हैं विटामिन। क्या डिस्कस करेंगे भाई, विटामिन्स डिस्कस करेंगे। चलो भाई, हाँ भाई, एक बार मैं थोड़ा सा कैमरे में चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना जी, नो प्रॉब्लम, ठीक चल रहा है सब कुछ। हाँ भाई, देखिएगा, टॉपिक आपका विटामिन्स है, तो सबसे पहले अपन इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से बिना एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप लोग देखिए। सबसे पहली बात करते से खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन्स के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो था लुनिन। इसने सन 1881 में बताया था। इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि ऐसे कोई केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्होंने विटामिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने केवल ये बताया था कि ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इतना इन्होंने बताया था। फिर विटामिन शब्द किसने दिया, तो वैज्ञानिक है फंक। सन 1911 में इन्होंने विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे जाके फंक ने, इनका एक दोस्त और था हॉपकिंस, उनके साथ मिलके विटामिन थ्योरी दी थी सन 1912 में, एक साल बाद। तो विटामिन शब्द फंक ने दिया 1911 में।
और विटामिन थ्योरी फंक और हॉपकिंस दोनों ने मिलकर दिया सन 1912 में। ठीक है, और विटामिन का जो अध्ययन होता है, विज्ञान के जिस शाखा में विटामिन का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं विटामियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो विटामिन का अध्ययन क्या कहलाएगा? विटामियोलॉजी। ठीक है, आगे देखो, आगे है विटामिन सहायक आहार है। सहायक आहार का मतलब है कि जब हम जो आहार ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ ये लिए जाते हैं, हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, यानी भोजन के साथ साथ इनको ग्रहण किया जाता है, तो जंतु में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद है। कौन कौन से? जैसे विटामिन ए है, इसका हमारे जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, वहाँ पे संश्लेषण होता है। विटामिन डी है, इसका त्वचा में संश्लेषण होता है। ठीक है, कैसे होता है आगे विटामिन डी में डिस्कस करेंगे अपन। और जो हमारी आंत होती है, बड़ी आंत, आंत भी कौन सी? बड़ी आंत, उसमें विटामिन B12 और विटामिन के का कुछ जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषण होता है, तो ये अपवाद है। तो जो विटामिन है वो सहायक आहार है भाई, भोजन के साथ साथ ग्रहण किए जाएंगे, यानी जंतुओं के शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, जैसे विटामिन ए यकृत में इसका संश्लेषण होगा, विटामिन डी का त्वचा में होगा, और हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें विटामिन B12 और विटामिन के का कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा संश्लेषण होता है भाई। आगे देखो, विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये नहीं आप लोग भर भर के खा रहे हो, नहीं, एक लिमिट में आवश्यक होते हैं भाई। ठीक है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, डिस्कस किए थे मैंने, बल्कि ये शरीर को रोगों से बचाते हैं एवं उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं। उपापचयी क्रिया में देखो दो प्रकार की होती है, एक तो निर्माणकारी और एक होता है विघटनकारी। यानी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो कुछ पदार्थों का निर्माण करती है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें कोई पदार्थ टूटेगा। ठीक है, निर्माण होने से ऊर्जा मिलेगी, टूटने से ऊर्जा मिलेगी। उन सभी अभिक्रियाओं को एक साथ बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उनमें ये हेल्पफुल होता है कौन? विटामिन्स। ठीक है, आगे देखो, विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो सबसे पहले खोजा गया था वो है बेरी रोग। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, और इसके बारे में किसने बताया था? इजकमान एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। और सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन था वो था विटामिन C। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, एक सामान्य परिचय था विटामिन के बारे में। यहाँ से जनरली एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे विटामिन शब्द किसने दिया, है ना, ये जो अपवाद है जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, इसके अलावा एक ये वाला। ठीक है, ये दो तीन स्टेटमेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन के प्रकार। और देखिए भाई यहाँ पे है ना अपन कुछ ट्रिक का भी यूज करने वाले हैं, है ना, चीज़ें तुरंत ही आपको याद हो जाएगी, ये पक्का प्रोमिज है। देखिए, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन B और विटामिन C, ये जल में घुल जाते हैं। और विटामिन K, E, D, A ये जल में नहीं घुलते हैं, ये वसा में घुलते हैं। हाँ भाई, देखना याद कैसे रखेंगे, तो यहां से शब्द बन रहा है कीड़ा। क्या बन रहा है भाई? कीड़ा। कीड़ा यानी KEDA, यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A ये किस में घुल सकते हैं? वसा में घुल सकते हैं। बचे कौन कौन से? B व C ये जल में घुल सकते हैं। तो जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब इसकी ट्रिक आपने क्या बनाई? कीड़ा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाई चांस आप इस ट्रिक को उठा के इसमें डाल दो, क्या गारंटी है? आपने कीड़ा याद तो कर लिया, लेकिन क्या पता आप लोग यहाँ पे लिखने की बजाय उसको यहाँ लिख दो और जल में घुलनशील कर दो, विटामिन K को, E को, D को, A को, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो याद कैसे रखेंगे वो चीज़ देखो भाई, एक तो जल है और एक वसा है। वसा का मतलब ये समझा आप तेल है, घी है, कुछ भी मान लीजिए। पानी में कीड़ा पड़ गया, और एक हमारे देसी घी, हमारे घी है, तेल है, उसमें कीड़ा पड़ गया। तो जल में कीड़ा पड़ गया, एक नॉर्मल बात है, हम जल को फेंक देंगे, है ना, कोई हम इतना लोड नहीं लेंगे अपने दिमाग पे। लेकिन आपके घर में तेल है, घी है, उसमें कीड़ा पड़ गया ना, ये बहुत बड़ी बात है
हम तेल या घी को नहीं फेंकेंगे, हम कीड़े को निकाल के फेंकेंगे। तो जल में कीड़ा पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है ना, छोड़ो इसको। वसा में कीड़ा पड़ना बड़ी बात है। तो कीड़ा वसा में, यहाँ पे आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई वसा में कीड़ा नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कीड़ा आ जाएगा और बचेगा BC, वो यहाँ आ जाएगा। आई थिंक याद हो गया होगा। आगे देखो, अब बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट संभावना, ज़्यादातर संभावना यहीं से क्वेश्चन पूछने की होती है एग्जामिनर की, और ये अपन कंप्लीट ट्रिक से देखने वाले हैं भाई। हाँ, सुनते जाना। देखिए, सबसे पहले है विटामिन ए, इसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। कैसे याद रखेंगे? क्या ए फॉर एप्पल नहीं बन सकता? आप लोग बचपन से ABCD पढ़ के आते हैं, है ना। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, है ना। B फॉर बॉल, ऐसे पढ़ते हैं आप लोग। तो ए फॉर एप्पल, और एप्पल खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि एप्पल की जो रेट होती है ना, एप्पल का जो भाव होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो रेट से क्या बन जाएगा? रेटिनॉल। आई थिंक याद हो गया होगा। 4 ऑप्शन जब आपको मिलेंगे तो हम तुरंत टिक कर दोगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखो विटामिन बी। अब विटामिन बी के देखो बहुत सारे भाग होते हैं, तो अपन एक एक को लेंगे। सबसे पहले विटामिन B1, B1 को बोलते हैं थायमिन। कैसे याद रखेंगे? तो B4 आपको याद रखना है बॉक्स। अब आप लोग ना पहले सुनना, बॉक्स था, बॉक्स था। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना काफ़ी सारे बी से अपन कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि B1 का मतलब ही आपको बॉक्स निकालना है। तो लाइन तो आपको ये याद रखनी है, बॉक्स था। तो पीछे देखो था, यहाँ पे ये लाइन आ रही है सीधी ऐसे, यानी एक दिख रहा है। तो जहाँ पर बी के साथ एक रहेगा ना, वहाँ पे था, यानी बॉक्स था आपको लेना है। समझ गए भाई? 2, 3, 4 ऐसे जो है वहाँ पे था शब्द कैसे बनेगा, लेकिन एक है तो इसके पीछे आप लोग था शब्द बना सकते हैं। तो बी का मतलब बॉक्स था और था का मतलब है थायमीन, इजीली याद हो जाएगा। तो B1 का मतलब आपको बॉक्स निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? स्टेटमेंट लाइन क्या याद रखनी है? बॉक्स था। तो था शब्द जो है उसके पीछे देखो एक एक आ रहा है और एक आ रहा है यहाँ पे, यानी B1 का मतलब आपको लेना है बॉक्स था और था का मतलब थायमीन। क्लियर? आगे देखो विटामिन B2। पहली बात तो विटामिन B2 को हम विटामिन G भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? B2 से एक नाम बन रहा है बिट्टू। अरे बन रहा है ना बिट्टू, और बिट्टू को ना पार्ले जी बिस्कुट खाने का बड़ा शौक है, पार्ले जी। तो B2 को विटामिन G भी कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम कैसे याद रखेंगे। तो देखो बी से बनाया मैंने बा। क्या बनाया? बा। और ये क्या है? 2। ये क्या है? 2। बी से बना बा, 2 से बना 2, बा 2। अब आप लोग कहेंगे कि बी का मतलब बा यही लेना है क्या? बिल्कुल लेना है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट लाइन बन जाएगी 2 से बा 2, यानी B2 का में बी का मतलब बा लेना है आपको। तो बी का मतलब बा, 2 का मतलब 2, बा 2। क्या बा 2 भाई? राई बा 2। राई जानते हो ना अपने, है ना, सब्जियों में अपन लोग डालते हैं जनरली। तो बा 2, क्या बा 2? राई बा 2 भाई। राई से राइबोफ्लेविन। आई थिंक 4 ऑप्शन होंगे, देख के टिक करोगे आप लोग। आगे देखो B3 का एक और नाम है, इसे विटामिन PP भी कहते हैं, विटामिन PP। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम कैसे याद रखेंगे? B3 में ये क्या है? 3 है ना, 3 से बनेगा सीन और सीन से बनेगा नियासिन। इजली बन जाएगा विटामिन B3, 3 से सीन से नियासिन, तुरंत आपका क्लिक होगा दिमाग में। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं विटामिन B5। B4 नहीं होता है, B5 होता है सीधा। देखिए B5 को बोलता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलता है? पेंटोथेनिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे? सुनना। देखो साइंस में कुछ काउंटिंग होती है। काउंटिंग क्या होती है? जैसे एक होता है ना, उसको बोलते हैं मेथ। ये जनरली कार्बन के लिए होता है। यदि एक कार्बन होता है उसको मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं और 5 को बोलते हैं पेंट। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो साइंस में कुछ काउंटिंग होती है, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। तो यहाँ पे 5 है क्या? यानी पेंट है।
पेंट से बन जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। देखो इसकी मैंने अभी कोई खास ट्रिक बनाई नहीं है, लेकिन यदि आप लोग बना सकते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना भाई, है ना। B6 का है पायरिडॉक्सिन। आगे देखो B7, इसे हम H विटामिन भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है, मतलब साइंटिफिक नेम है बायोटीन। कैसे याद रखेंगे? सुनना, इसको ना आप मेरे से रिलेट करके याद कर सकते हो। कैसे? सुनना भाई। मुझे एक बात बताओ, जिस भी स्टूडेंट के पास 11th-12th में जो सब्जेक्ट होता है ना, 11th-12th में, वो उसके लाइफ टाइम चलते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए भाई। जो सब्जेक्ट आपने चुना है उसी सब्जेक्ट के पीछे आपको लगे रहना है, और होता भी है कि वो सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट होता है और वो आपके हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहेगा। तो मैंने क्या बायो लिया था 11th-12th में, मेरे पास क्या था? बायो, जीव विज्ञान थी मेरे पास, बायोलॉजी थी। जो बायो है ना, ये मेरे हमेशा साथ रहेगी, हमेशा साथ रहेगी। B7, साथ का मतलब साथ रहेगी। क्या रहेगी? जो आपका सब्जेक्ट है, और मेरा सब्जेक्ट क्या था? बायो। तो बायो मेरे साथ रहेगी, बायो से बन जाएगा बायोटीन, इजीली बन जाएगा। B7, 7 मीन साथ, यानी साथ साथ रहेगी। क्या रहेगी? जो आपकी सब्जेक्ट है, और L के सारी सब्जेक्ट क्या थी? बायो, तो बायो से बायोटीन। H कैसे याद रखेंगे? किसी ने आपसे पूछ लिया भाई आपके पास क्या सब्जेक्ट है, मैंने बोला मेरे पास बायोलॉजी है। और अपन जनरली व्हाट्सएप जो चैटिंग करते हैं ना, तो है का मतलब अपने ऐसे लिखते हैं, जैसे HAI कर दिया, H कर दिया, कोड होते हैं अपने, तो है को हम H लिखते हैं, तो बायो है मतलब H। तो B7 का दूसरा नाम विटामिन H भी हो जाएगा। आई थिंक याद हो गया होगा। आगे देखो B9, ये क्या है? 9, ये क्या है? 9, और ये क्या? B9 ना, बीनना है ना, इकट्ठा करना। B9 क्या? B9 भाई क्या? B9 फल, बीणो फल, है ना। होगा भाई कोई, जैसे आम का पेड़ होगा, अंधकार आया होगा, कैरी नीचे गिर गई होगी, कैरी फली तो है भाई। तो B9 क्या? बीणो फल, बीणो, सिंपल सी बात है, फल से फोलिक अम्ल। ठीक है, आगे देखो B11, इसे बोलते हैं सालिसिलिक अम्ल, है ना। अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना भाई। कैसे याद रखेंगे? सुनो, B से बनेगा BB इजीली बन जाएगा भाई। और सबकी BB एक ही होती है, सबके सबके एक ही BB होती है, लेकिन BB के साथ साथ घर में ना साली भी होती है। और आप लोग जानते हो साली को आधी घर वाली बोलते हैं, बहुत से नालायक बोलते हैं साली को आधी घर वाली बोलते हैं। तो BB सबके एक होती है, लेकिन एक और मानते हैं। BB सबके एक ही होती है, लेकिन एक और मानते हैं ज़बरदस्ती, किसको? साली को। साली से सालिसिलिक अम्ल। आई थिंक इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो B12, अभी आपने देखा था, इसको हम B7 से रिलेट करेंगे भाई। B7 साथ साथ है, क्या? जो सब्जेक्ट है, कौन सा? बायोटीन। और B12, तो मेरे पास 12th में क्या था? बायो था। और बायो क्या? साइंस का भाग है क्या? बिल्कुल है। तो साइंस से हो जाएगा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ध्यान रहे यहाँ पे कोबालामिन इसलिए आया है क्योंकि विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो B12 12th में बायो थी, बायो किसका सब्जेक्ट है? साइंस का भाग है, तो साइनोकोबालामिन। आई थिंक इजीली आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। आगे बढ़ो, आगे बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी देखो कैसे याद रखेंगे। एक तरीका तो क्या है, जैसे C फॉर कार, है ना, गाड़ी, और किसी के पास कार होगी मतलब S करेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ये फिर कैसे याद रख सकते हैं? C से AC बन जाएगा, और जिसके घर में AC होगी वो भी आराम से S करेगा। S मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अम्ल बोलो चाहे एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? एसिड बोलते हैं, तो आप लोग जानते भी होंगे। आगे है विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी बिल्कुल ईजी है, आप लोग जानते हैं हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियों में ना कमज़ोरी आ जाती है। और आप लोग जानते हैं हमारी हड्डियों में कैल्शियम आयन होता है। तो विटामिन डी किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। और हड्डियों में कौन सा आयन होता है? कैल्शियम आयन होता है।
तो कैल्शियम से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। आगे है विटामिन ई। ई फॉर बनेगा एलिफेंट, है ना, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। और जो हाथी होता है ना, उसको अपनी मस्ती में मस्त रहने दिया करो भाई। यदि आप लोग उसको टोकोगे, उसको छेड़ोगे, तो ना फैल हो जाएगा, बिखर जाएगा और तबाही मचा देगा भाई, है ना। तो ई फॉर एलिफेंट होता है, बिल्कुल जनरली दिमाग में आएगा तुरंत ई फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट आते हो कभी टोको मत, उसको छेड़ो मत, नहीं तो फैल जाएगा, है ना। तो टोको यानी टोकोफेरोल। आगे विटामिन के फॉर आपको बनाना है किंग। क्या बनाना है? किंग। किंग यानी राजा। और मुझे बताओ, यदि कोई राजा होगा तो उसकी रानी किविन होगी नहीं होगी? अरे राजा की तो किविन ही होगी ना, किविन, है ना, किविन होगी नहीं होगी? राजा की तो रानी होगी, किविन होगी। किविन मीन्स फिलोक्विनोन, या इसका दूसरा नाम है फाइटोन डायोन। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? कोई राजा होगा तो उसकी तो रानी होगी, डायन तो होने से रही भाई। कोई राजा है तो उसकी जो मिसेज होगी, वाइफ होगी, उसकी जो घरवाली होगी वो रानी होगी, कोई डायन थोड़ी ना होगी। तो डायन से डायोन यानी फाइटोन डायोन। तो रानी होगी, किविन होगी, फिलोक्विनोन, डायन नहीं होगी, फाइटोन डायोन। पीछे के शब्द पकड़ लेंगे आप लोग, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई थिंक ये सारे विटामिन्स जिनके रासायनिक नाम है आपको याद हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ भाई। आगे देखो, अब बात करते हैं विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। अब देखो, रोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली हम वो देखेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं, है ना, वही देखेंगे। देखो, पढ़ने की चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन एग्जाम ओरिएंट चीज़ें ही हमें पढ़नी चाहिए भाई। तो विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो जनरली रोग होता है वो है आपका रतौंधी। कौन सा रोग है भाई? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो आपकी जो दृष्टि है ना वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है ना, आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना, उससे रतौंधी कहते हैं। आगे बात करेंगे विटामिन बी1। बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपका जो हृदय होता है, आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, उन पर इफेक्ट होते हैं भाई, है ना। हृदय से संबंधित हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उससे संबंधित कुछ बीमारियां, कुछ समस्याएं हो जाती है। आगे बात करते हैं B2, जिसे हम जी विटामिन भी कहते हैं। इससे होता है किलोसिस रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग? किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्या है? मुंह के कोनों का फटना, साइड से ना मुंह फट जाता है, आपने देखा होगा ना, लाल लाल सा हो जाता है, मुंह फट जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, इसका एक तरीका है। B2 से क्या बनता है? बिट्टू। तो बिट्टू पार्ले जी बिस्कुट खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि ना उसके क्या है कि यहाँ पे है ना साइड से वो फट चुका है, इसलिए वो सब्जी वगैरह बहुत कम खाता है, क्योंकि जलन होगी सब्जी खाएगा तो, है ना। तो बिट्टू पार्ले जी बिस्कुट क्यों खाता है? क्योंकि उसके मुँह के कोने फट गए, और मुँह के कोनों का फटना मतलब किलोसिस रोग। ठीक है। आइए बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 से होता है पेलेग्रा रोग। हाँ भाई, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, इसको छोड़ो। हाँ, विटामिन B3, इससे एक डिजीज होती है पेलेग्रा डिजीज। पेलेग्रा, अभी पेलेग्रा क्या है? ये ना बीमारियों का समूह है, इस सिंड्रोम है। एक बात ध्यान रखना भाई, यदि किसी एक चीज़ मतलब बीमारियों का समूह को एक साथ ना सिंड्रोम बोला जाता है, अकेले को डिजीज बोलेंगे, और बहुत सारी जो बीमारियां होती है उसके समूह को सिंड्रोम बोला जाता है। तो विटामिन B3 से पेलेग्रा रोग होता है, और पेलेग्रा जो होता है ना, इसके अंदर 4 डिजीज आती है ना, 4D डिजीज। कौन कौन सी? डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी बीमारी होती है। डायरिया, ये त्वचा संबंधी बीमारी होती है, डायरिया ना, जिसे हम अतिसार, उल्टी दस्त वगैरह होता है। एक होता है डिमेंशिया। ये 3 बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। यदि इनका प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं करवाया गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो पेलेग्रा को 4D डिजीज भी कहते हैं। ये 4 बीमारी इसके अंदर जनरली होती है। आगे बात करते हैं विटामिन B5। B5 से होता है हंटिंगटन, मतलब इसमें क्या होता है? मानसिक विकास और पाचन क्रिया संबंधी बीमारी होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये, है ना। आगे बात करते हैं विटामिन B6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, है ना, इंपॉर्टेंट भाई ये विटामिन B6। इससे क्या होता है? एनीमिया,
या अरक्तता, या हम इसे रक्ताल्पता बोलते हैं, यानी रक्त की कमी होना भी इसे बोला जाता है। तो एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी होना, रक्ताल्पता ऐसा भी इसको बोला जाता है। अब ये नहीं है कि विटामिन B6 की कमी से ही एनीमिया हो, विटामिन B6 के अलावा विटामिन B9, विटामिन B12 और आयरन, आयरन का मतलब लोहा, ये लोहा का प्रतीक है Fe, इनकी कमी से भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होगा, जिसे हम अरक्तता या रक्तल्पता भी कहते हैं, यानी रक्त की अल्पता होना, रक्त की कमी होना। तो B6 के अलावा B9, B12 और Fe की कमी से भी हो सकता है। Fe की कमी से कैसे होता है? आप जानते हैं हमारे जो रक्त है उसमें RBC होती है और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में होता है Fe धातु, लोहा धातु होती है। जब Fe कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो RBC कम होगा, और RBC कम होगा तो रक्त कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विटामिन B7, विटामिन B7 इससे कौन कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? बालों का झड़ना, बाल मीन्स हेयर, इसीलिए देखिए इसको विटामिन H भी कहते हैं, है ना, बालों का झड़ना। इसके अलावा शरीर में दर्द होना, ऐसी समस्याएं होती है। विटामिन B9, इससे भी एनीमिया होता है, इससे भी एनीमिया होता है, आपने देखा था B6, B9, B12, इससे भी एनीमिया होता है, लेकिन इससे एक विशेष एनीमिया होता है। कौन सा? इसे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा शब्द का मतलब ही होता है बड़ा, जो मेगा शब्द होता है ना इसका मतलब ही होता है बड़ा। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और वो नष्ट हो जाती है। आरबीसी नष्ट होगी तो खून की कमी होगी, एनीमिया होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे देखो। B12, इससे भी एनीमिया होता है, लेकिन कौन सा एनीमिया? इसे होता है पर्निशियस एनीमिया, प्राणघातक एनीमिया होता है इससे। ठीक है, आगे देखो विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है हमारे मसूड़े से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े से रक्त का स्राव स्टार्ट हो जाता है भाई। आगे है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से एक तो होता है रिकेट्स, एक होता है ओस्टियोमलेशिया, दोनों में हमारी हड्डियां कमज़ोर होती है, रिकेट्स में भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ओस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां कमज़ोर होती है। लेकिन रिकेट्स बच्चों में होता है और ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, जो एडल्ट होता है उनमें होता है। यदि बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो रही है उसे रिकेट्स बोल देंगे, और वयस्क में हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है तो उसको ओस्टियोमलेशिया बोल देंगे। ठीक है, क्या होता है हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र से हो जाते हैं भाई, है ना, जिसे हम ओस्टियोपोर बोलते हैं, और हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। चलो आगे देखो, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, प्रजनन क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यदि विटामिन ई को ना प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कमी से हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है ना। आगे देखो विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जानते हो ना, जैसे आपके यहाँ पे ब्लीडिंग, जैसे कट लग गया, ब्लीडिंग होगी, तो लगभग हम ये मानते हैं 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड रुक जाना चाहिए। तो ब्लड जो रुकता है उसे बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, और उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन के। ठीक है, देखो रक्त के थक्के में विटामिन के अलावा और भी ना ढेर सारी चीज़ें आवश्यक होती है, जिन्हें हम रक्त स्कंदन कारक बोलते हैं, और उसमें से रक्त स्कंदन कारक 8 जिसे बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये बहुत ज़रूरी होता है भाई। आपके याद करने का विषय नहीं है, मैं बता रहा हूँ जनरली। विटामिन के अलावा कुछ कारक होते हैं, 13 कारक होते हैं जो ज़रूरी है विटामिन इसके थक्के के लिए। तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, के। यदि के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होती रहेगी, है ना, जैसे हम जनरली हीमोफीलिया बोल देते हैं बीमारी को। आगे देखो हाँ भाई, तो ये हो गया इनकी कमी से होने वाले रोग। अब बात करते हैं इनके सोर्स, स्रोत, विटामिन के स्रोत। स्रोत का मतलब है कि कोई चीज़ हमको कहाँ से प्राप्त होती है, जिससे प्राप्त होती है वो उसका सोर्स होता है, उसका स्रोत होता है। तो विटामिन ए जो है ये हमें जनरली गाजर, है ना,
जो गाजर होता है इससे विटामिन ए मिलता है। जो गोल्डन राइस होता है इससे हमें विटामिन ए मिलता है। गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। ये क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी वांछित डीएनए खंड होते हैं ना, जीन होते हैं ना, जो अच्छे जीन होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्लांट है, किसी में अच्छे जीन है किसी में बुरे हैं। मतलब जैसे यूँ समझो, जैसे एक प्लांट ये है ना, और एक प्लांट ये है, इसकी लंबाई ठीक होती है, इसकी लंबाई कम होती है, इसमें फल अच्छे आते हैं इसमें फल अच्छे नहीं आते हैं। इसकी विशेषता क्या है? लंबाई है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें फल अच्छे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जीन इसमें डालेंगे फल वाला, तो इसकी लंबाई भी हमें अच्छी मिल जाएगी और फल भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये कैसे संभव है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संभव है। उसमें क्या होता है, डीएनए खंडों को काटा जाता है ना, उन्हें जोड़ा जाता है, काफ़ी सारे तामझाम किए जाते हैं, उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो गोल्डन राइस जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग तरीके से तैयार किया गया चावल है भाई ना, राइस है। हाँ जी, तो गाजर से मिलेगा, गोल्डन राइस से मिलेगा, और जो मछलियों का लीवर होता है, जो मछलियों का यकृत होता है, उसके तेल में भी आपको विटामिन ए मिलता है, और उसके तेल में विटामिन ए के अलावा आपको विटामिन डी भी मिलता है। जो लीवर होता है मछलियों का, उसका जो ऑयल होता है, उससे विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी भी आपको प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ो। देखो जो इंपॉर्टेंट है सोर्स, वैसे सोर्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि जनरल ना सेम चीज़ जैसी भी होती है, तो जनरल इतना ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, जो लिखवाया जा रहा है इससे बार कुछ नहीं जाएगा। तो विटामिन ए गाजर में, गोल्डन राइस में, और मछलियों में, यकृत तेल में। विटामिन B1 ये जनरल देखो अनाज से प्राप्त होता है, रोटी से। सी फूड का मतलब है जो समुद्री भोजन होते हैं, जो समुद्र में होते हैं जंतु, जैसे केकड़े, प्रॉन, नाम सुनोगे झींगा मछली, हाँ उसी की बात कर रहे हैं अपन। तो केकड़े है, प्रॉन है, इनको खाने से आपको विटामिन B1 की पूर्ति हो जाती है। हाँ भाई एक बात सुनना, अक्सर आपने देखा होगा कि ना बहुत से इंसान जो जनरली चावल पर निर्भर हैं, जो ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल करते हैं, और इस चावल का इस्तेमाल करेंगे तो चावल से B1 की पूर्ति होगी। लेकिन क्या होता है, वो लोग पॉलिश वाले चावल खा लेते हैं। ये जो चावल का छिलका होता है ना, चावल का छिलका, उसमें भी विटामिन B1 मिलता है। लेकिन बहुत से इंसान क्या करते हैं, पॉलिश वाले चावल खाते हैं। पॉलिश का मतलब है उसका छिलका हटा दिया जाएगा और ऊपर से पॉलिश होगी, मतलब ये है। तो जब छिलका है ही नहीं तो विटामिन B1 कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो पॉलिश चावल खाने वाले में विटामिन B1 की कमी होगी, और कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता भी है। आगे देखो विटामिन B2 मिलेगा दूध में, विशेषकर किसका होना चाहिए? गाय का, यानी गाय के दूध में प्रॉपर मिलता है। मांस से प्राप्त हो जाएगा, अंडा से, हरी सब्जी से। विटामिन B3 की बात करें तो दूध से, मांस से, फल से, मूंगफली से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। B5 की बात करें तो अंकुरित अनाज जो होते हैं, फल होता है, बादाम होता है, इनसे प्राप्त हो जाएगा, है ना। विटामिन B6 की बात करें अपन तो मांस से, हरी सब्जी से प्राप्त हो जाता है। विटामिन B7 की बात करें तो फल है, सब्जियां है, अंडे हैं, मांस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारे के सारे। B9 की बात करें तो दाल से, पपीता, हरी सब्जी, है ना, इनसे आपको प्राप्त हो जाता है। देखो B9 जो विटामिन है ना, ये रुधिर अणु जो RBC WBC वगैरह होती है वो, और DNA के संश्लेषण में सहायक होता है। मोस्ट है DNA का संश्लेषण, जो DNA का संश्लेषण होता है, DNA का सिंथेसिस होता है, उसमें विटामिन B9 काफ़ी आवश्यक है भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये सारे के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, B2 से लेकर के B9 इतना। B12 की बात करते हैं तो B12 है जो है वो मांस से प्राप्त होता है, दूध से, हरी सब्जी से। यानी विटामिन B जो है ना, उनका लगभग सेम सा है, हाँ, तो इतना दिक्कत नहीं है याद करने में। विटामिन C की बात करते हैं तो जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, अमरूद है, टमाटर है, इसके अलावा जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन C पाया जाता है। ध्यान रखना, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध को कभी भी हम पूर्ण आहार नहीं मानते हैं। लेकिन जो ऊँटनी होती है ना, उसके दूध में विटामिन C पाया जाता है। तो ऊँटनी के दूध को हम कंप्लीट फूड, संपूर्ण आहार कह सकते हैं। तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊँटनी के दूध में पाया जाता है भाई। आगे देखो, विटामिन D की बात करते हैं तो इसकी पूर्ति किस किस से होती है? पहला है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश,
उसमें भी किससे, यूवी किरण से, जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है उससे। और देखो जनरली जो सुबह की धूप होती है ना 9-10 बजे तक की, गर्मियों में तो 9 बजे तक लगा लो और सर्दियों में 10-11 बजे तक, वो धूप से हमें ज़्यादा मिलती है, उससे ज़्यादा विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो सनलाइट यानी यूवी किरण से ये क्या होता है कि एक्चुअल में होता है कि हमारी त्वचा में एक केमिकल होता है जो एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका नाम है इर्गेस्टेरॉल। इर्गेस्टेरॉल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आएगा तब जाके विटामिन डी जनरेट करता है, बनाता है। ठीक है, तो विटामिन डी में बदल जाता है। इसके अलावा मछली के लीवर से आपने देखा था, मछली के जो यकृत रहता है उससे विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्राप्त होते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखवाया था विटामिन ए के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, चलो आगे चलो। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ई जो है ना वो आपको जो अंकुरित गेहूं है, चना है, मांस है, इनसे प्राप्त हो जाता है। विटामिन के है हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर, इनसे प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ बातें हैं वो भी यहाँ पर लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। तो कोबालामिन क्यों आया है, क्योंकि विटामिन बी12 में एक धातु होती है कोबाल्ट। कौन सी धातु होती है भाई, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम खोजा विटामिन सी था, बात की थी अपन ने। लेकिन जो विटामिन सी है ना ये यदि थोड़ा ज़्यादा तापमान है तो नष्ट हो जाता है। तो कभी भी आप लोग अपन देखते हैं ना कि जैसे सब्जी गर्म हो रही है, आपने इसमें नींबू निचोड़ दिया कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, ये विटामिन सी होगा, तो आपने उसमें क्या किया, नींबू निचोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है ना वो उस टेम्परेचर से, उस तापमान से नष्ट हो जाएगा। नहीं तो बाद में डाला करो आप लोग। ठीक है, तो विटामिन सी अधिक तापमान में नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है तो विटामिन सी मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है। ये यूरिन जो है, जो मूत्र है, उसके साथ बाहर आ जाता है क्योंकि जल में घुलनशील होता है तो मूत्र के साथ बाहर निष्कासित हो जाता है। इसके अलावा देखो आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था आयरन मीन्स लोहा, Fe। क्यों, क्योंकि रक्त में होता है आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा, लोहा होगा हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा आरबीसी बनेगी, आरबीसी बनेगी तो रक्त बनेगा। तो आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है तथा आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो Fe का जब अवशोषण होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आवश्यक है, विटामिन सी आवश्यक है। आगे देखो, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा बनाया जाता है। जो इर्गेस्टेरॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूर्य के कांटेक्ट में आएगा, सूर्य के प्रकाश के, तब जाके विटामिन डी बनता है। तो सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा बनाया जाता है। आगे देखो, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। विटामिन डी नहीं होगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगी और हड्डी में कौन सा केमिकल होता है, कौन सा आयन होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी जो लेडीज होती है ना, महिलाएं जो होती हैं, वो विटामिन ए के कैप्सूल लेती है और चेहरे पे लगाती है ना, सुंदरता के लिए, है ना, धोखा इसे हम बोलते हैं। तो विटामिन ए को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं और इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, विटामिन के आपको पता है रक्त का थक्का बनाएगा, लेकिन यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी रक्त स्राव जो है वो हेमरेज है उससे नहीं बचा पाएगा। तो विटामिन के जो है वो रक्त स्राव, जिसे हम हेमरेज भी कहते हैं, उससे बचाता है। इसलिए इसे एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं। भाई एंटी शब्द का मतलब है ये अर्थ को उल्टा कर देता है। तो हेमरेज मतलब रक्तस्राव, और रक्तस्राव को रोकेगा तो आगे लगा दिया एंटी, एंटी हेमरेज यानी रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन। ठीक है भाई, तो विटामिन के है जो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, हेमरेज होता है, उसको रोकता है, इसलिए इसे एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, कंप्लीट है। तो जो विटामिन वाले टॉपिक है ये अपना कंप्लीट होता है।
जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, विशेषकर जो सामान्य परिचय पढ़ा था 2-3 पॉइंट वहाँ से बनते हैं, और ज़्यादातर इसके रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग, और जो लास्ट में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाता है। आप लोग पुराने साल के क्वेश्चन पुराने साल के पेपर्स में देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।